चलो, सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। तो भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय लगभग आज़ाद होने से पहले तक लगभग 600 से 650 प्लस राजाओं के राज्य में बटा हुआ था। ठीक है, जहाँ यहाँ के नेताओं ने खास करके कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिस्ट्री है। हिस्ट्री नहीं है, मतलब तुमको तो बैकग्राउंड पता होना चाहिए ना, क्यों कैसा क्या का है। कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस। तो सब्जेक्ट का मत पता नहीं है। सत्ता की साझेदारी, तो सत्ता यानी कि पॉलिटिकल, राजनीति। सत्ता तो राजनीति में ही आता है ना। और मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, विधायक बनता है, सांसद, वो सब पॉलिटिक्स में आता है। ये पॉलिटी हो गया तुम्हारा। तो बात करते हैं कि भारत में क्या था पहले। 600 650 प्लस क्या था, रजवाड़ा था। रजवाड़ा यानी राजा, राज्य था जिसमें राजा शासन करता था। लेकिन जैसे ही आज़ाद हुआ तो माननीय कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिसको लौह पुरुष बोलते हैं हम लोग, जिनका की मूर्ति भी है गुजरात में कहीं पर। बहुत बड़ा मूर्ति है पूरे वर्ल्ड में, एशिया का सबसे बड़ा मूर्ति। चलो ठीक है, ये अच्छी जानकारी दिया तुम। अब चलो, इसमें सत्ता की साझेदारी की बात क्यों आई। तो देखो, कोई भी काम करते हैं, जैसे एक उदाहरण ले लो शादी का, फंक्शन का। ठीक है, एक व्यक्ति होगा जो सारा पैसा का हिसाब रखता होगा। वही व्यक्ति भोज का खर्च का हिसाब रखता होगा। भोज में आलू बैगन टमाटर सब लाना है, लड़की के लिए कपड़ा लाना है, टेंट वाले को पैसा देना है, कौन खाना खाया नहीं खाया, सारा मैनेज करेगा। तो क्या वो कर पाएगा? उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, है ना। वो क्या करता है, मान लो वो एक तरह का, मान लो ये सत्ता है ना। इस सत्ता को अकेले यदि कोई हैंडल करेगा तो वो काम क्या हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, यानी कि मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय में जब आज़ादी मिली थी, उस समय में हमारे यहाँ 33 करोड़ जनसंख्या था। 33 करोड़ जनसंख्या था। और उसके बाद सोचो, इतना राजा था, सबको मिला करके भारत में लाया, तो हर जगह को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। उसके लिए क्या किया, सत्ता का साझेदारी हो सके, यानी सत्ता को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, सत्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, ताकि क्या हो कि लोग आसानी से कोई भी काम को कर सके, है ना। कहाँ से कहाँ तक बांट दिया, तो हमने बताया क्या, सबसे पहले एगो प्रधानमंत्री, उससे ऊपर राष्ट्रपति, है कि नहीं, देश के लिए। उसमें अंदर में कितना बांट दिया, राज्य है कितना, 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश कितना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं क्या किया, ये सत्ता को डिस्ट्रीब्यूट किया। इतना ही नहीं, ये 28 जिला में, 28 राज्य में बहुत सारे जिला है। जैसे बिहार को ले लो, बिहार हमारा राज्य है, उसमें कितना जिला है, 38 जिला है। 38 जिला में हेड कौन है, डीएम। तो 38 गो डीएम होगा, क्या 38 डीएम होगा। उस कितना ही नहीं, और उसमें बहुत सारा अनुमंडल है। अनुमंडल में हेड होता है एसडीएम, जिसका बीपीएससी के द्वारा परीक्षा देते हैं हम लोग। एसडीएम अनुमंडल में, एगो अनुमंडल में और जो है 3-4 गो ब्लॉक होता है, प्रखंड, और उसमें हेड होता है बीडीओ। एगो का हेड होता है बीडीओ। अब सोचो कि यही चीज तो सत्ता का साझेदारी है। सत्ता का साझेदारी का मतलब ये नहीं है कि पैसा आया लूट के खा गए सब कोई मिल गए, वो नहीं। सत्ता को किस तरह से चलाया जाए आसानी से। अब सोचो कि एक ब्लॉक में कितना, तो एगो बीडीओ हेड हो गया, है कि नहीं। अब उतना ही नहीं, तुम्हारा अब एक ब्लॉक, जैसे बनमनखी ब्लॉक का ले लो, पूरा बनमनखी ब्लॉक में 27 पंचायत है। अब सब पंचायत का एक गो हेड है, मुखिया। उतने तो नहीं, सत्ता को और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या किया, हर पंचायत में 13 गो 14 गो 10 गो सब में वार्ड है, वार्ड सदस्य होता है। यानी इस वार्ड का पूरा हेड जो हो गया, 4 वार्ड का जो वार्ड सदस्य होगा वो हो गया। तो यही हुआ सत्ता का साझेदारी करना। ठीक है, समझ में आ गया अब परिभाषा इसका, कि सत्ता को जो है अलग अलग विभागों में बांट करके, है ना, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके। तो सीरीज कैसे कैसे बना, शुरुआत कहाँ से हुआ, देश से हुआ कि नहीं। देश में क्या हो गया, राज्य, राज्य के अंदर क्या हो गया, बोलो, जिला, और जिला के अंदर क्या हो गया, अनुमंडल। अनुमंडल के अंदर कितना हो, क्या चीज़ हो गया, प्रखंड, जिस यहाँ जाके तुम जाति आय निवास बनाता है। प्रखंड के अंदर क्या होता है, पंचायत। पंचायत के अंदर क्या होता है, वार्ड। सोचो, सत्ता के साझेदारी के लिए हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले थे, इतने स्तर पर शासन चले, है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सबका काम आसान हो गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति की पहुंच हो गई। हमारा पहुंच कहाँ होगा, हमारे वार्ड सदस्य तक। वार्ड सदस्य का पहुंच कहाँ होगा, मुखिया तक। मुखिया का पहुंच कहाँ होगा,
प्रखंड तक, जिसको जिससे काम करवाना है वो उस तरह से काम करवा देगा, है कि नहीं, ये चीज़। अब इसी तरह से तुम देखोगे स्कूल में, एक उदाहरण लेते हैं, तो स्कूल को चलाने वाला कौन होता है? हेडमास्टर। बच्चों को ट्रीट करने वाला कौन होता है? क्लास टीचर, है कि नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट को डील करने वाला अलग अलग टीचर होते हैं। इतना ही नहीं, क्लास को देख रेख करने वाला एक मॉनिटर होता है ना, साफ सफाई करने वाला एक सफाई कर्मी होता है, गेट पे बैठने वाला एक गेटकी होता है, गाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर होता है। अब अकेले कहे उसका हेडमास्टर कि हम सारा काम हम ही कर लेंगे, सारा पैसा बचा लेंगे, उसका मैनेजमेंट चल ही नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, व्यवस्था सही तरीके से चले। तो तुम क्या बताओगे परिभाषा सत्ता की साझेदारी में? देश की व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए सत्ता को क्या करते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे उदाहरण के लिए तुम इस तरह से तुम लिख सकते हो, ठीक है। किताबी परिभाषा में जाओगे तो फिर तब तो वह बस परीक्षा भर के लिए काम आएगा, ठीक है। तो हमने सत्ता को किस तरह से बांटा? देश, राज्य, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत, वार्ड। इसमें से कुछ भूल गए, जिला से भी ऊपर एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमंडल। क्या बोलते हैं? प्रमंडल। जैसे बिहार राज्य में 9 गो प्रमंडल है। प्रमंडल का हेड होता है कमिश्नर। पूर्णिया एक कमिश्नरी है, पूर्णिया एक प्रमंडल है। इसके अंदर 4 जिले आते हैं, एक पूर्णिया जिला खुद, एक अररिया जिला खुद, एक किशनगंज जिला, एक कटिहार जिला, 4 जिला। सबका मालिक पूर्णिया है। पूरा हेड हुआ पूर्णिया। पूर्णिया में एक कमिश्नर साहब होते हैं और कमिश्नर साहब चारों जिला का देखरेख करते हैं। तो यही है सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या है नहीं है, एक बार अध्ययन कर लेते हैं इधर। देखो, इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र के उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था, जो भी पिछला क्लास में होगा, कि एक अंग तक सीमित नहीं होता है। हमने क्या बताया? 3 चीज़ें, शासन चलाने के लिए 3 चीज़ें होती है, ठीक है। शासन को चलाने के लिए हमारे देश में 3 अंग होते हैं और ये सब स्तर पर होता है। देश के स्तर पर कौन कौन, राज्य के स्तर पर कौन कौन, जिला के स्तर पर कौन, ये भी बताएंगे तुमको। शासन को चलाने के लिए हमारे यहाँ 3 पिलर होते हैं। जैसे घर को खड़ा रखने के लिए पिलर चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी तरह से देश की व्यवस्था को सही रखने के लिए हमें 3 पिलर की आवश्यकता होती है। उस पिलर के बारे में जानना चाहोगे मेरे ख्याल से तुम, तो उसमें जानेंगे हम। सबसे पहला एक होता है विधायिका। क्या होता है? विधायिका। दूसरा क्या होता है? न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका। और तीसरा क्या होता है? कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। अब सोचो, ये 3 पिलर है, तब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, ये 3 पिलर जितना स्तर आपने बताया, देश से लेकर के वार्ड तक का सब स्तर पे होता है, ठीक है। जैसे कि विधायिका, विधायिका जहाँ पर हमारे कानून बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? विधायिका। जो संसद हो गया या विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, इस तरह का जो है ये विधायिका कहलाता है। उसके बाद न्यायपालिका, जैसे कोर्ट हो गया, जिला में भी कोर्ट होता है, देखता होगा, कोर्ट कचहरी, है ना। गांव में भी होता है पंच, सरपंच, फैसला करने वाला पंच, सरपंच। तो न्यायपालिका गांव में भी होता है। कार्यपालिका होता है जो काम करवाता है, जैसे मुख्यमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे गांव में मुखिया, समझ रहे हो। ये सारा चीज मिल करके, यानी शासन को चलाने के लिए 3 पिलर चाहिए, जो कि एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। 3 पिलर को समझ गए क्या क्या होता है। और ये हर एक स्तर पर ये तीनों पिलर होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए जरूरी है। तीनों एक दूसरे के इक्वली होता है ना, और तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के ही शासन को अच्छे तरीके से चला सकता है। क्या समझे? यदि ऐसा चले कि कोई कानून बनाए मोदी सरकार संसद में जा करके और उसको अप्लाई करे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं इसको लागू करने नहीं देंगे, तीनों में बनेगा ही नहीं, उस कंडीशन व्यवस्था नहीं चलेगी। तो तीनों एक दूसरे का सहयोग करके ही देश को चला सकते हैं। अब हम देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं की शुरुआत करते हैं। ऐसी दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे के मांग से किस तरह से निपटती है। तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो, बेल्जियम के बारे में नाम सुना होगा। ये कहाँ पर है बेल्जियम? अफ्रीका में है कि यूरोप में? तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। और अब सोचो, इतना छोटा है कि हमारा हरियाणा राज्य से भी छोटा है। एक नॉलेज तो हो गया, सिंपल सा बात। हरियाणा राज्य जो है हमारे यहाँ, हरियाणा का राजधानी जो है चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है,
ठीक है। हरियाणा से खास करके कुश्ती में बहुत सारे पहलवान हमारे देश में आते हैं, वहाँ पर ज़्यादा खास करके। और दूसरा बात यह है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना राज्य है उसमें सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में ही है। यानी कि जैसे लिंगानुपात उसको बोलते हैं 1000 पुरुष पर लड़कियों की संख्या। केरल में ज़्यादा है, 1000 से ऊपर है लड़की 1000 लड़का पे। लेकिन यहाँ पर जाओगे जब यहाँ हरियाणा में तो बहुत है, 700-750 या 800 के आसपास है, कंफर्म नहीं बताएंगे, लेकिन सबसे कम है ऑल ओवर इंडिया में। वहाँ अधिकतर तुमको कुमारे लोग मिलेंगे, तो ऐसी चीज़ होती है। तो हरियाणा राज्य से भी छोटा है, इसकी सीमाएँ। तो अब सीधा सा बात है, एक मैप बना लो तुम। एक मैप हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा बेल्जियम हो गया। अब बेल्जियम के बाद ये भाई साहब क्या कह रहा है कि कौन कौन सा सीमा है, एक है फ्रांस, एक कौन सा है फ्रांस, तुमको सीमावर्ती राज्य अथी देश याद हो गया। दूसरा कौन है नीदरलैंड, तीसरा कौन है जर्मनी, और कौन सा है तो एक है लक्सबर्ग। कौन है लक्सबर्ग। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक होगी, देश है तो 1 करोड़ से अधिक आबादी होगी। यानी हरियाणा के आबादी से करीब आधी, यानी कि हरियाणा में 2 करोड़ आबादी है और बेल्जियम में मात्र 1 करोड़ आबादी है अभी भी वर्तमान में, ठीक है। अब अमेरिका जैसा देश, यूपी में जितना आबादी है उतना अमेरिका में आबादी है, पूरा अमेरिका मिला के, पूरा जो कि है पूरा वर्ल्ड का डेवलप्ड कंट्री है। इस छोटे से देश में समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है ना। यह छोटा सा देश है लेकिन इसमें भी क्या है, समाज का जातीय बुनावट है। हमारे देश में भी जातीय बुनावट है, एक ही गांव में रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, एक दूसरे के प्रति किसी को श्रद्धा नहीं होता है। एक जाति दूसरे जाति के पीछे जो है कुछ ना कुछ कटाक्ष करते रहता है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है। ऐसा बोलेगा, अपने जाति के बारे में बुराई नहीं करेगा, दूसरे जाति के बारे में जरूर बुराई करेगा, ऐसी चीज़ें। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। अब देखो यहाँ पर 2 कंडीशन हो गया, जातीय बंटवारा है। एक जाति जो है फ्लेमिश है, कौन सा है फ्लेमिश, और इसमें कितने लोग रहते हैं 59% लोग किस इलाके में रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में, जो डच बोलता है। और ये लोग क्या बोलता है, डच भाषा। डच का नाम सुना होगा, हॉलैंड आलू का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये लोग डच बोलते हैं। फ्लेमिश इलाके में जो रहता है 59% आदमी, ये सारा का सारा क्या बोलता है, डच। और इधर कौन रहता है, इस साइड में जो रहता है जिसको कि वो वेलोनिया क्षेत्र बोलते हैं, वेलोनिया क्षेत्र, 40% लोग इसमें रहते हैं। कितने परसेंट, 40%। और ये लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। अब देखो असर कहाँ से पड़ता है, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश से। क्या असर पड़ा भाई, जो कि फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है, किस क्षेत्र में, फ्लेमिश क्षेत्र में कितने लोग, लगभग 60% लोग सीधा सीधी मानते हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। लेकिन जो वेलोनिया, कौन सा, वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं 40% लोग, वे लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। और शेष 1%, अच्छा बहुत तेज है, 59% डच, वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले 40% फ्रेंच, और 1% जो बच गया वो क्या बोलते हैं, वो जर्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। अच्छा, बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या नाम है, ब्रुसेल्स। तो 3-4 चीज़ हमें यहाँ क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। और राजधानी ब्रुसेल्स का, अब देखो हर जगह का निकाल सकते, पिपरा का 80%, इस टोला का जो है 80%, ठीक है, या फिर मंडल का 80%, 100 परिवार का 80%, हो सकता है, कुछ भी निकाल सकते हैं। ये भाई साहब बोला उसका जो मेन राजधानी है उसमें 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। समझ गए। अब क्या कहानी क्लियर समझ में आ गया। सबसे पहले देख लो कि भाई साहब कि बेल्जियम क्या चौहद्दी में चारों ओर में कौन कौन है, फ्रांस है, जर्मनी है, और एगो लक्समबर्ग है, लक्समबर्ग, और एक तो कौन, नीदरलैंड है। 4 चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये हरियाणा से भी छोटा है, हरियाणा से भी छोटा है। हरियाणा की जनसंख्या से आधी जनसंख्या है, वहाँ का 1 करोड़ है, हरियाणा का 2 करोड़ है। ये 2 चीज़ सीख गए। तीसरा चीज़ क्या बताया कि यहाँ का जटिल है बनावट, क्या है पूरा, यदि बात करोगे किस चीज़ का, बेल्जियम का, तो उसमें से 59% जो लोग हैं जो क्या बोलते हैं, 59% लोग डच बोलते हैं, ठीक है। फिफ्टी 59% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, ठीक है। और ये किस एरिया में रहते हैं, ये लोग रहते हैं तुमको कौन से एरिया में,
डच बोलने वाले फ्लेमिश एरिया में। कौन से एरिया में? फ्लेमिश एरिया में। लेकिन शेष जो 40% है जो कि वेलोनिया एरिया में रहते हैं वो लोग फ्रेंच बोलते हैं। कुल देश का देखोगे तो 60% लोग क्या बोलता है? डच। 59% क्या बोलता है? डच। अब मात्र 40% लोग फ्रेंच बोलता है और 1% लोग जर्मन बोलता है। लेकिन यहाँ दूसरा खेला क्या है, उसकी जो राजधानी है जहाँ पर पूरा शासन को चलाया जाता है, उस राजधानी में 80% लोग क्या बोलता है? फ्रेंच बोलता है। जनसंख्या पूरा देश में किसका ज्यादा है? डच बोलने वाले का 59%, 1% मात्र जर्मन और फ्रेंच वाला 40%। लेकिन राजधानी में खेल क्या हो गया कि वहां पर 80% लोग क्या बोलता है? फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। तो जो देश में तो सबसे ज्यादा कौन रहता है? डच, है ना। लेकिन बोलता है राजधानी में सबसे ज्यादा कौन? फ्रेंच 80% और 20% लोग डच। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। लेकिन जो फ्रेंच बोलने वाला 40% लोग है वो जो है डच लोगों से ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा उसके पास संपत्ति है। होता है ना, कहता है इंडिया में मात्र 1% लोग अरबपति या खरबपति है, पूरा ऑल ओवर इंडिया का सारा इकोनॉमी वही चलाता है। तो ये चीज़ है। अब सोचो ना, हम लोग तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन जब टैक्स नहीं देते हैं, दुकान करते हो ना, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे गांव में होंगे, कोई टैक्स नहीं देता है। यहाँ छोटा किसान है, बड़ा बड़ा किसान भी होता है, वो चुपचाप अपना बिजनेस करता है, बेचता है, उसका टैक्स वैक्स नहीं देता है। अब तो धीरे धीरे मोदी जो है जीएसटी वेएसटी का कंडीशन लगा दिया है, तो देना पड़ जाता है मजबूरी में, जो बड़ा ट्रांजेक्शन करता है। तो चलो आ जाओ। बहुत बाद में जा करके क्या हुआ, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग स्थिति से नाराजगी थी। लेकिन डच में जो पढ़ा लिखा लोग है वो तो सोचेगा कि भैया जनसंख्या हम लोग का ज़्यादा है, प्रायोरिटी किसको मिलता है? पैसे वाले को। अब जैसे मोदी पे आरोप लगता है ना, ये किसका अडानी का एकदम साथ देता है, अडानी अडानी करते रहता है, इसका विपक्षी लोग सब। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच के बीच में क्या हुआ, तनाव बढ़ने लगा। ऑटोमेटिक है, दो जाति रहेगा तो जाति के बीच तनाव तो होता ही है। इन दोनों समूहों में टकराव से सबसे तीखा रूप से ब्रुसेल्स में दिखा। ब्रुसेल्स में क्या दिखा? राजधानी है और वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले थे और मात्र 20% लोग डच बोलने वाले थे। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। कहा जाता है कि भारत में जो 80% लोग किसान ही रहते हैं, कहता है ना, लेकिन वो जो 20% लोग है वही पूरा देश को चला रहा है। क्या समझे? 80% लोग किसान है, उस किसाने के बल पे इंडिया चलता है। भारत को जो है कृषि का देश कहा जाता है, किसानों का देश कहा जाता है, लेकिन देश किससे चलता है? 20% जो अमीर व्यक्ति है उसी के टैक्स के पैसे से, या नौकरी करने वाले जो लोग हैं उसके पैसे से। हम लोग के नौकरी से पैसे से भी टैक्स कटता है इन लोगों से। चूंकि हम लोग से तो टैक्स लेना आसान हो जाता है, सरकार का पेमेंट से ही काट लिया, जैसे इस बार काट लिया सबका 2-2 हज़ार रुपया। तो ये चीज़ होता है। तो इस स्थिति में क्या था, तो अखर हो रहा था किसको? डच बोलने वाले को। भैया हम लोग का संख्या ज़्यादा है, हम लोग में पढ़ा लिखा कम है, हम लोग के लिए ज़्यादा फैसिलिटी मिलना चाहिए। इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं। समझ में आ गया कि क्यों टकराव होता है किसी देश के बीच में। देखो सत्ता का बंटवारा। अब इसका क्या कहना होता होगा कि भाई जब पूरे देश में 59% डच बोलने वाला है, 40% फ्रेंच बोलने वाला है और 1% जर्मन बोलने वाला है, 59 को मंत्री मेरा होना चाहिए, 59% मंत्री मेरा होना चाहिए डच का, 40% उसका होना चाहिए और 1% जर्मन वाले को भी मौका मिलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए। ये लोग क्या करता होगा, राजधानी में किसकी संख्या? फ्रेंच बोलने वाले का 80%। वो लोग क्या करता होगा, जो पैसे वाला आदमी है उसको ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। इस कंडीशन में क्या होता था, टकराव पैदा होता था। यही काम कहाँ हुआ? श्रीलंका में। अगला कहानी किसका है? ब्रुसेल्स का कहानी इतने था, समझ में आ गया ब्रुसेल्स में क्या खेला था। सॉरी बेल्जियम, ब्रुसेल्स है उसकी राजधानी है। अब बेल्जियम की कहानी देख लो। कहानी क्या था समझ गया, जाति के कारण वहाँ लड़ाई चल रहा था बेल्जियम में। आंख बंद करके अब तुम बता देगा कि डच और फ्रेंच बोलने वाले का लड़ाई था। अब इसके बारे में कोनो क्वेश्चन रहे तुमको,
बेल्जियम से रिलेटेड कुछ भी पूछ दे, अटर बटर जो भी पूछना हो, तो तुम आंसर में सीधा बात दे देना कि वहाँ 3 गो जाति का लोग रहता था, एगो फ्रेंच बोलने वाला, एगो डच बोलने वाला, एगो जर्मन बोलने वाला। फ्रेंच बोलने वाला जो था मात्र 40% था, डच बोलने वाला 59% था, 1% जर्मन बोलने वाला था। और चूंकि वो 49% जो था वो ज़्यादा अमीर था, ज़्यादा पैसे वाला था, ज़्यादा शिक्षित था, तो इसके चलते जो था वहाँ टकराव होते रहता था, जिसकी ज़्यादा संख्या वो अधिकार मांग रहा था अपना, है ना। ऐसा ही कुछ था। अब आइए इस कहानी का अध्ययन करते हैं श्रीलंका का। तुमको क्वेश्चन पूछेगा, अब ये तुम मत कहना कि बेल्जियम की स्थिति का वर्णन करें, लिखा रहेगा बेल्जियम के घटनाओं के बारे में विस्तार से बताएं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग से याद करेंगे। मास्टर बहुत कुछ लिखाएगा, उसको भूल जाओ। तुम क्या समझा कहानी को वहाँ A to Z उतार देना, नंबर कोई नहीं काटने वाला है, ठीक है। चूँकि है क्या, देखो पढ़ते हैं हम अपने लिए, ठीक है। टीचर का रटा रटा हुआ रट के जो है ज़िंदगी मेरा नहीं चलेगा। अपना लाइफ, अपना स्टाइल, अपना लिखने का तरीका मुझे मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है। आइए हम लोग श्रीलंका की घटना को देखते हैं। इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं, श्रीलंका से, जो कि एक द्वीपीय देश है। अब एक बात आती है, द्वीपीय क्या होता है। द्वीप होता है जो चारों बगल पानी से घिरा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, द्वीपीय देश बोलते हैं, ठीक है, या द्वीप बोलते हैं। तो श्रीलंका हिंद महासागर से चारों बगल से घिरा हुआ है ना। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो पानी है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाक जलडमरू, पाक जलडमरू बोलते हैं, ठीक है। पाक जलडमरू उस क्षेत्र का नाम रखा गया है, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर पर ही स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। तो श्रीलंका भी उतना बड़ा देश है नहीं, हरियाणा के बराबर इसकी आबादी है। क्षेत्रफल की यहाँ चर्चा नहीं की गई है, कितना बड़ा है नहीं है, वो उतना मायने नहीं रखता। जैसे अभी बेल्जियम के बारे में तुम पढ़ा ना, तो बेल्जियम का मायने नहीं रखता है कि उसका क्षेत्रफल हरियाणा से कितना बड़ा है, जनसंख्या कितना, उससे मत कहानी क्या था वो चीज़ हम समझ गए। अब आते हैं श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। कहा कि तमिलनाडु से नज़दीक है, इसकी आबादी 2 करोड़ के आसपास है। अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी जातीय समूहों के लोग रहते हैं। भारत में तो कितनी सारी जातियां हैं ना, बहुत सारा, 1500 से ऊपर जाति होंगे। तो यहाँ भी बहुत सारे जाति समूह है। सबसे प्रमुख जातियों में सबसे प्रमुख कौन है, सिंघलियां। कौन है, सिंघलियां, जिसकी आबादी 74% है। फिर तीसरे नंबर पे कौन है, तमिल, जिनकी आबादी कुल मात्र 18% है। 8 4 12, 7 1 8 1 9। बाकी जो बच गया, तमिलों में भी 2 समूह है, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल और एक हो गया, अब देख लो, ये थोड़ा उदाहरण मैप में देख लो थोड़ा सा। ये हमारा बेल्जियम है, इस साइड किधर, ये जो वाइट कलर है, ये सारा हो गया फ्रेंच वाले, और ये सारा हो गया डच बोलने वाले, है ना। और ये जो छोटका सा है राजधानी है, फ्लेमिश डच भाषी ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र। ये जो ब्रुसेल्स, ये छोटा वाला क्या है, ब्रुसेल्स है। और ये किस क्षेत्र में पड़ता है, फ्रेंच बोलने वाले के क्षेत्र में। और उसमें 80% लोग क्या है, फ्रेंच बोलने वाले। राजधानी किस एरिया में है, फ्रेंच बोलने वाले के एरिया में। कौन वो वेलोन क्या था, वेलोनिया, और नीचे वाला क्या था, फ्लेमिश एरिया, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। फ्लेमिश है, वेलोन है, वेलोन बोल दिया, फ्लेमिश बोल दिया शॉर्टकट में। ये सब उतना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तुम्हारा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस क्षेत्र में जो है डच बोलने वाले लोग अधिकतर रहते थे, फ्लेमिश क्षेत्र में। तो ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन से भी याद रहेगा तुमको। आगे आ जाओ। भेद खोले बात बोले, एथनिक या जातीय, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह की अपनी संस्कृति, अलग अलग मान्यता हो, साझी संस्कृति हो। किसी भी जातीय समूह में सभी सदस्य मानते हैं उसकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई, इसी कारण से शारीरिक बनावट की संस्कृति एक जैसी है। जैसे कि हम ही लोग में देख लो, हम लोग के यहाँ जो है मड़वा जो गाड़ता है, उसमें जो है बांस लंबा नहीं होता है, पूरा सौसे नहीं रहता है, पूरा खड़ा। हाँ, 100 परिवार में देखेगा वो लोग जो है एक लंबे बांस डालता है पूरा। सबका अपना अपना मान्यता है। तो यही कह रहा है ये बात भाई साहब कि जातीय क्या होता है या एथनिक क्या होता है। जातीय या एथनिक क्या होता है, इसमें क्या करता है, लोग समाज को, मतलब कि वो अपने पूर्वजों से आए हुए चीज़ों को मानते रहता है ना। पूर्वज उनके जो जो करते थे उन चीज़ों को ये लोग क्या करता है, रिपीट करते रहता है। ऐसा ही कुछ है, जातीय समूह यही हुआ। भले वह जो है क्या है, एक ही देश के लोग क्यों ना हो, सभी भारत को मानते होंगे, सभी भारत माता की जय बोलते होंगे, सभी जन गण मन गाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक प्रथा है।
कुछ चीजें मिलती है, कुछ चीजें ना मिलती है। अब देख लो, जो डार्क में है ना वहां पर ज्यादा जनसंख्या है। जैसे यहाँ देख लो, जर्मन भाषी कहाँ पर है? जर्मन भाषी का एक छोटा सा क्षेत्र है। ये किस एरिया में है? डच एरिया में। जब डच एरिया में है तो इसका मतलब ये लोग जो है सपोर्ट किसको करता होगा? डच बोलने वाले को ही करता होगा। यहाँ पर इसलिए हो रहा है लड़ाई क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, ये किस एरिया में है? फ्रेंच बोलने वाले के एरिया में है। वहाँ कम लोग डच वाले रहते हैं, तो लड़ाई तो होना है। जैसे हमारे देश में होता है, तमिलनाडु से, तमिलनाडु वाला साउथ वाला जितना है वो लोग सोचता है साउथ का प्रधानमंत्री बने, कोई नहीं बन पाता है। तो उसको जो लगता है कि नहीं हम लोग का ही बनना चाहिए। हिंदी भाषी लोग ज़्यादा बनते हैं शुरू से लेकर अंत तक। राष्ट्रपति भले अभी अब्दुल कलाम बन गए, उसके बाद एक साउथ के ही थे, साउथ के थे, तमिलनाडु उनका घर था। राम, क्या नाम था उसका? रामेश्वरम। अब देखो, एक श्रीलंका के तमिल, एक हिंदुस्तानी तमिल, 3 भाग हो गया। कौन कौन? एक सिंघली, एक हिंदुस्तानी तमिल, एक श्रीलंकाई तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। ठीक है। अच्छा, एक तमिल तो कौन हो गया? सॉरी, एक तो हो गया सिंघली, जो वहाँ का ओरिजिनल निवासी है, जो कितना प्रतिशत है? 74%। अब 18% जो तमिल है, इस 18% में 2 भाग, एक श्रीलंका का तमिल हो गया, एक जो भारतीय तमिल है। आपको भारतीय तमिल वहाँ कैसे आ गया? तो कुछ लोगों को मजदूरी करने के लिए सस्ता मजदूर भारत से मिल जाता था, क्योंकि भारत में गरीबी का स्थिति था, तो यहाँ से ले जाता था। वो लोग वहीं रह गया मजदूर सब, उसका जो बच्चा पैदा हुआ वहीं पर, वह कहलाया भारतीय तमिल। अब वहीं पर पैदा किया, वहीं पर रहना शुरू कर दिया, वहीं पर उसका जीवन यापन चलने लगा, तो वो तो वहीं से अधिकार मांगेगा ना। लेकिन श्रीलंका का लोग नहीं चाहता था कि ये लोग यहाँ अधिकार मांगे। तो तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबादी है। अधिकतर सिंघली भाषा के लोग बौद्ध हैं। सिंघली भाषा के लोग किस धर्म का पालन करते हैं? बौद्ध धर्म का। जबकि तमिल भाषी लोग कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। जैसे कि तुम घटना देखता होगा, इस बार कोरोना जो फैला था केरल में, अधिकतर मुस्लिम लोगों से ही होता था। सब सऊदी अरब से आ रहा था बीमारी लेकर के, कोई ईरान से, कोई अरब से, कोई कहीं से। ठीक है, मुस्लिम लोग उधर ज़्यादा रहते हैं जो कि तमिल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू थे और कुछ मुसलमान थे। श्रीलंका हिंदू भी है, हिंदू में उधर देखो तुम जो है ये महाकालेश्वर मंदिर, ओंकार वाट मंदिर, और इसके बाद मीनाक्षी मंदिर, सब साउथ में खतरनाक मंदिर है। उतना हम लोग को इधर नहीं है। इतना सुंदर कलाकारी किया हुआ है। एक मंदिर में तो पूरा नग्न अवस्था में लड़कियों का फोटो बनाया हुआ है। वो मंदिर भी भगवान का ही है। तो भगवान ये दिखाया जाता है कि भाई ये सारी चीज़ प्राकृतिक रूप में है। इंसान भले जानवर का रूप ले ले, वो अलग बात है, उसमें भी मंदिर में दिखाया जा सकते हो, कभी देखना यूट्यूब पे सर्च मार के। आबादी में ईसाई लोगों के हिस्सा 7% है। अब देखो कितना हो गया, 74% क्या है सिंघली, 18% क्या है तमिल, जिसमें कि भारतीय और श्रीलंकाई तमिल है। उसके बाद कितना प्रतिशत? 7%। 7% क्या है? ईसाई। अब कहोगे सर ईसाई कहाँ से पैदा ले लिया? तो ये अंग्रेज कम काबिल थोड़ा ना था। अब इंडिया में भी बहुत सारा ईसाई का स्कूल है। अभी देख लो पूर्णिया में युवराज जहाँ पढ़ता है वो स्कूल भी ईसाई का है। जितना है लगभग बढ़िया स्कूल सब ईसाई का है। नहीं, सीबीएसई बोर्ड नहीं। सीबीएसई बोर्ड तो तुम भी ले सकते हो, लेकिन चलाने का औकात होना चाहिए ना। औकात का मतलब कि डेडिकेशन। तुम्हारा स्कूल का ये हाल क्यों है? क्योंकि डेडिकेटेड नहीं है, वो पैसा के पीछे चला गया। वो लोग एजुकेशन क्वालिटी देता है, पैसा भी लेता है। सीधा बंटी का देख लो कैसा कंडीशन है। पैसा लेके जाइएगा तभी बच्चा से भेंट करने देगा। बिना फी जमा किए हुए बच्चा से नहीं मिल सकते। रसीद दिखाइए, पैसा बात कीजिए। सीधा बच्चा को घर ले जाने भी नहीं देंगे छुट्टी में, यदि पैसा पे नहीं कीजिएगा तो गार्जियन के पास मजबूरी है, पैसा देता है और सिस्टम को बढ़िया रखा हुआ है। तो डेडिकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ईसाई हर जगह पहुँचा, 7% है। वे सिंघली और तमिल दोनों भाषाएं बोलती है, तो जो बाहरी आदमी आएगा तो सीख ही जाएगा ना। अब हमको देख लो, खेलो नहीं खेलो, ये सब हो गया दक्षिणहा भाषा जो बोलती थी लड़की, आई अपने यहाँ थी टिंकू दक्षिणहा। हाँ, मैथिली में देख लो, कोई मैथिली बोलता है की हाल छे, तक अहाँ के हाल चाल बताबू, बैसू, अपन केहन छे परिवार सब, नीक छे कि नहीं छे, ये सब के बराबर। हम लोग का ठेठ वाला की हो की हाल चाल छे, है ना। भोजपुरी का हो का हाल बा, कैसन बा, हो गया तुमको भोजपुरी नहीं। ये चारा अलग अलग भाषा हो गया। और साउथ का तो उतना नहीं पता है मेरे को, तो हम लोग सीख जाते हैं। जिसके साथ रहोगे उसके साथ सीख जाओगे। तो यहाँ पर सिंघली और तमिल ये दोनों जानते थे, सिंघली भी जानते थे और तमिल भी।
अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ोगे, श्रीलंका की कहानी तो और मज़ेदार है। अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति में क्या होगा। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी संख्या बल फ्रेंच भाषी लोग उसके बाद जो है अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं, उनके बीच लड़ाई बढ़ जाती है, संभव वह देश में बढ़ जाते हैं। ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते हैं। हाँ, ब्रुसेल्स भाई राजधानी है, दोनों कहता है, डच वाला फ्रेंच वाला वहाँ कह रहा है हम तो हम। जिसका श्रीलंका में किसका, सिंघली जाति का, सिंघली आबादी वाला अपना दबदबा बना रहा है। वे लोग कहते हैं मुल्क पे मेरा मनमानी नहीं चलेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, देश में अनबैलेंस तो होगा ही होगा। उस हिसाब से तब सोचोगे कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां 1800 से ऊपर जाती है, 1500, 1600, 1700, 1800, लेकिन भारत कितना बैलेंस लेकर के चला है। हमारा संविधान सोचो कितना बड़ा है, ऐसे भी कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और उस संविधान को बनाने वाला आज का नहीं है नया आदमी के एकदम कंप्यूटर AI से बना दिया इस तरह से कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उस समय के लोग बनाए हैं और वो अभी तक चल रहा है, कम बड़ी बात नहीं है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यानी जिसकी संख्या ज़्यादा थी, है ना। सन 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। होता क्या है, कोई व्यक्ति चाहता है कि शासन हमारे अंडर में रहे, है ना। वो कोई नेता जो है उसके तरह नहीं हो सकता है, लाल बहादुर शास्त्री के तरह। कोई नेता जो है APJ अब्दुल कलाम के तरह नहीं हो सकता है ना। हर एक व्यक्ति का अपना अपना क्वालिटी था। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं कि मेरा ही चले, सिर्फ मेरा ही सुने, जैसे शी जिनपिंग, जैसे कि हो गया उत्तर कोरिया का किम जोंग। तो वही हाल हो गया कहाँ पर, श्रीलंका में। जो सिंघली जाति के लोग थे वो क्या चाह रहा था, हमारा ही चले। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने में अपनी बहुसंख्यक प्रास्ती के तहत कई कदम उठाए। कोई भी बात चाहेगा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मन में भी ये बात होगा कि ऐसा कानून बना दें कि हम जीवन भर जो है प्रधानमंत्री बने रहें, सत्ता का सुख लें, क्योंकि नियम के हिसाब से इनका भी 70 साल हो चुका है। जब रूल बनाया तुम तो फॉलो करने चाहिए तुम्हें। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को मात्र एक राजभाषा घोषित किया गया। तुम बिहार के बारे में जब पढ़ोगे तो बिहार का राज्य भाषा जो है हिंदी है, दूसरा राजभाषा उर्दू है, ठीक है। वो क्या क्या बोला कि मेरा ओरिजिनल राजभाषा सिंघली होगा। भारत का अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भारत असमंजस में पड़ जाएगा। चूंकि तमिल वाले कहेंगे तमिल रखो, कोई कहेगा कन्नड़ रखो, कोई कहेगा मलयालम रखो, गुजरात वाला कहेगा गुजराती रखो, है ना, हिंदी को नहीं। कारण कि हाँ हमारे यहाँ बहुत सारे भाषा है। तो उन्होंने क्या कर दिया, दबदबा में 1956 में एक कानून बनाया और तमिल को हटा करके वो क्या किया, सिंघली भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। जो सिंघली भाषा बोलना जानता होगा, जो सिंघली जाति का होगा, उसको पहले नौकरी दी जाएगी। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। तुमको पता होगा कि सम्राट अशोक अपने बेटा को और बेटी को भेजे थे वहाँ प्रचार करने के लिए, महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो श्रीलंका ही गया था। तो ये लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, ठीक है। चूंकि जो है तमिल में तो दो तरह के लोग थे, एक हिंदू थे एक मुस्लिम थे। एक एक करके आए और सरकारी फैसले सब श्रीलंकाई तमिल नाराजगी और शासन को लेकर के बेगानापन को बढ़ाया। ऑटोमेटिक है, घर में मान लो कि 4 आदमी हो, एक आदमी विकलांग है, 3 आदमी कहेगा विकलांग का कोई वैल्यू नहीं है, उसको गुस्सा बढ़ेगा नहीं, वो भी घर का सदस्य है। उसी तरह से तमिल भी क्या था, सदस्य था उस घर का। तो कहीं ना कहीं इसको अखड़ा और आंदोलन तो शुरू हो ही जाएगा। तब उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबियों सिंघलियों के नेतृत्व में सारी राजनीतिक पार्टियां भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उसे लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उसे समान अधिकार नहीं दे रही। हर कोई समान अधिकार चाहता है। देखो, पूछ सबकी होनी चाहिए, है कि नहीं। तुम्हारे घर में मम्मी भी है तो मम्मी को भी उतना ही समान अधिकार होना चाहिए। कोई बात के सलाह लेना, बात करना, वो भी इंसान है, उसको भी लगता होगा हमको भी कोई पूछे। बात हो या नहीं हो, अमल अलग बात है, पूछोगे तो उसको भी खुशी मिलेगा, हर एक मेंबर को। तो राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही थी, नौकरी और फायदे भी नहीं मिल रहे थे, भेदभाव हो रहा था। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ किनको दिया जा रहा था, सिंघली जाति को। तमिल और सिंघली समुदाय में संबंध क्या होते गए, बिगड़ते गए। हमने क्या बताया, 4 जाति रहते थे वहाँ। कौन कौन? एक सिंघली जाति, दूसरा श्रीलंकाई तमिल, तीसरा भारतीय तमिल, एक मुसलमान और एक ईसाई भी था, है कि नहीं।
अब देखो यहाँ पर मैप दे दिया गया है, जो डार्क वाला है वो भारतवंशी है, डार्क वाला कौन है, भारतीय तमिल है, ये डार्क वाला जहाँ जहाँ है। जो पूरा वाइट है ये पूरा पूरा सिंघली है। उसके बाद जो मुस्लिम है, कुछ मुस्लिम कुछ श्रीलंकाई तमिल, हमको मैप से उतना कुछ लेना देना है नहीं, मोटा मोटी एक आइडिया लगा लो, सबसे ज़्यादा सिंघली है। आ जाओ, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा बहुसंख्यकवाद क्या होता है। तो कभी अभी पढ़ के तब होशियार हो गए हैं। बहुसंख्यकवाद मतलब जिसका ज़्यादा संख्या हो उसको बहुसंख्यकवाद बोलेंगे। जैसे कि श्रीलंका का उदाहरण दे दोगे। देखो अब ऐसा नहीं कि तुम बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं तुम बुक निकाल के कहेगा ऐसी जातीय समूह या ऐसे या वैसे जो भी है रटोगे, नहीं, सीधी सी बात है। ऐसे यदि किसी विदेश में, अपने मन से लिखो, जो किसी विदेश में जिस जाति का ज़्यादा संख्या हो वो क्या कहलाएगा, बहुसंख्यकवाद, है ना। या जिस धर्म का ज़्यादा संख्या हो वो कहलाएगा बहुसंख्यकवाद, है कि नहीं। भारत में जैसे 84% हिंदू है तो हिंदू क्या हो गया, यहाँ पर बहुसंख्यकवाद हो गया। और इसीलिए मुसलमान को अभी भी अल्पसंख्यक कहा जाता है इंडिया में। उसी तरह से श्रीलंका का उदाहरण दे दोगे, श्रीलंका में सिंघली जाति के लोग जो है कितना प्रतिशत, 74% है, तो वहाँ के लिए वो बहुसंख्यकवाद हो गया। उसी तरह से तुम दे दोगे, बेल्जियम का उदाहरण दे दोगे कि बेल्जियम में जो है कौन सा जाति का लोग, बेल्जियम में डचवाजी 59% रहते हैं, तो 59% क्या हो गया, बहुसंख्यकवाद। और उस कंडीशन में क्या होता है, जहाँ जिस जाति का बहुसंख्यक होता है वो क्या करता है, दूसरे जाति का अवहेलना करता है, दूसरे जाति को कमतर आंकता है, दूसरे जाति का क्या करता है, कहीं ना कहीं उसकी इच्छाओं को मारता है ना। अब आ जाओगे तुम नीचे, बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है। बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है। अगर श्रीलंका में सिंघलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा। भैया ऐसा नहीं कहते कि सिंघलियों का राज ना हो, लेकिन सबको मिले मौका। जैसे राजनीति है, राजनीति में जितना लोग है तमिल है उसको भी दो तुम सत्ता में, तो जो ही वहाँ का श्रीलंकाई तमिल है उसको भी दो सत्ता में। कुछ ईसाई लोग हैं, जब तुम वहाँ का वासी है तो उसको भी कहीं ना कहीं उसका एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे कि तुमको कहा जाता है कि तुम्हारे इंडिया में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग बांट दिया है। जम्मू कश्मीर तो राज्य बन गया है, राज्य नहीं केंद्र शासित है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री बनेगा। लद्दाख के लोगों का कहना है कि हम लोग में भी मुख्यमंत्री होना चाहिए, ताकि किसी को तो हम चुनेंगे 5 साल के लिए, 5 साल के लिए चुनेंगे, काम नहीं करेगा तो उसको हटा के किसी और को बनाएंगे। इसीलिए वो लोग कहता है कोई ना कोई एक होना चाहिए नेतृत्व करने वाला। तो यहाँ पर भी वही कहना था श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल का, भाई हम लोग को भी मौका दीजिए, हम लोग का भी एक नेता होना चाहिए उसमें। जितना जनसंख्या उस हिसाब से हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं किसी एक व्यक्ति का हो। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि हिंदू का है 84%, मुसलमान का 14% है तो मुसलमान को शासन में भागे लेना नहीं देना, नहीं। तब उस कंडीशन में रहते तो हमारे भारत में APJ अब्दुल कलाम कभी राष्ट्रपति नहीं बनते, बने ना। तो ये चीज़, जाकिर हुसैन जो है कभी राष्ट्रपति नहीं बनते, बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। तो ऐसी बात है। और यह टकराव कैसा हो गया, गृह युद्ध में परिणत हो गया। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच जब लड़ाई हुआ, टकराव हुआ, तो वहाँ क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में हजारों लोग मारे गए। परिवार अपने आप से, मुल्क से क्या किए, कहीं ना कहीं शरणार्थी बनकर के भाग गए। कुछ लोग क्या हुए, डर से भाग गए, कुछ लोग रोजी रोटी चौपट हो गई। कक्षा 10वीं में ये सब कहानी है तुम्हारा। तो ऑटोमेटिक है, जब लड़ाई होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, परेशानियाँ होगा। जैसे बांग्लादेश में देख लो क्या हुआ, वहाँ से शेख हसीना भाग गई, भारत आ गई, वहाँ पर तहलका मच गया, मारपीट, दंगा फसाद, हिंदू को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है वहाँ पर, लोग परेशान है। ठीक है, अब देखो बेल्जियम की समझदारी, अब देखो लगता है बेल्जियम को बुद्धि आ गया। क्या क्या, बेल्जियम भाई साहब ने क्या क्या, नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। सब लोग सोचता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय और आंतरिक सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। बोला भैया जिसका जो संस्कृति है, जिसकी जो मान्यता है, अपने अपने मान्यताओं को लेकर के चलो, हम सबका सम्मान करेंगे, है ना। उन्होंने क्या किया, 1970 से लेकर के 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किया। क्या क्या, 4 संशोधन। तो वहाँ का इसका मतलब जो सत्ता में भाग लेने वाले लोग थे वो समझदार निकल गए थोड़ा सा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 4 संशोधन किया। क्या क्या संशोधन किया, तो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां, देश में अपने संविधान में 4 संशोधन किया।
इसके इलाके में क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द करने की बात की गई। जैसे हमारे यहाँ क्षेत्रीय सरकार अभी तुमको बताया कि सबसे पहले देश स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर जो है तुमको अनुमंडल, प्रमंडल, उसके बाद प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे। अब क्या चाहिए? उसी तरह से वो लोग क्या बोला कि क्षेत्रीय सरकार होगा। क्या होगा? क्षेत्रीय सरकार होगा। मान लो कि जो डच का क्षेत्र है, डच के क्षेत्र को नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति होगा, है ना, वहाँ का देख रेख करने वाला, वहाँ के कमी के बारे में बताने वाला कोई तो होना चाहिए। यानी कि राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारें होंगी और किसी भी आदमियों को बेगानेपन का एहसास सरकार के अधीन नहीं है। मतलब किसी को ऐसा महसूस नहीं होगा कि सरकार उसके बारे में नहीं सोच रही है। तो ये देखो कितनी अच्छी बात है। लोगों को तो चाहिए ना। तुम कहते हो कि भाई हम पे पिताजी गुस्सा करते रहते, मेरी बातों को नहीं समझते हैं। यदि तुमसे पूछे कि सोनू क्या प्रॉब्लम है, तुमको क्या दिक्कत है, तुमसे बात करे, ठीक है, तुम भी अपना बात बोल पाओ, तुमको उतना हिम्मत हो कि कोनो भी बात पापा को खुल के बता दे, तो क्या होगा कि मन में जो खसोट होगा, हम जानते हैं कि दिक्कत होता है, वो सब क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। तुमको ही पूछेगा अरे बेटा हमारी बात किया ना सुने जी, हाँ, तो वो अपना प्रॉब्लम यदि मन का बताएगा, तुम भी उसकी बातों को समझ जाएगा, है कि नहीं। यही चीज़ है। तो वहीं पर ये बेल्जियम वाला होशियारी दिखाया और अपने शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए, अपने देश को एकजुट रखने के लिए उन्होंने क्या किया, नियम बना दिया कि अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या होंगे, राज्य सरकारें होंगी, सभी मिलजुल करके रह सकेंगे। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें उन्होंने जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो क्षेत्र होगा उसमें दोनों समुदाय को क्या मिलेगा, समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। तुम्हारा भी एक आदमी रहेगा, उसका भी एक आदमी रहेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। यदि लड़ोगे तो क्या होगा, दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा तो और कमजोर हो जाएंगे। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे देश में मिला हुआ रहता है, इधर बांग्लादेश, श्रीलंका, सारा कुछ कितना बड़ा होता है इंडिया, सोचो। तब एगो नेपाल छोड़ करके कल्पनाशील और कोई भी देश फ्रेंचवासी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान नहीं कर पाए। चाइना तक हम पहुंच चुके थे। बेल्जियम के मॉडल विशेष प्रतिनिधि इस प्रस्ताव को स्वीकार। जानकारियां देखें रेड बॉक्स में, क्योंकि डच भाषी लोग केंद्रीय बातें कैसे कैसे हो गया। एक सेकंड रुको, हाँ अब ठीक है। वही तो कैसे कैसे हम पढ़ रहे हैं, आ जाओ, सही है। हाँ यहाँ से आते हैं। अब हमने क्या देखा, यहाँ तक तो क्लियर था। अब हमने देखा क्या कि उन लोगों ने फैसला क्या किया कि एक राज्य सरकार होगा। क्या संशोधन जो किया था, देश में रहने वाले व्यक्ति को कभी अलग महसूस नहीं होगा, मिलजुल कर रहेंगे। जो भी व्यवस्था होगा उसमें हम लोग आपस में मिल करके बात करेंगे। कुछ बातें निम्नलिखित दी हुई है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी के मंत्री की समान संख्या होगी। अब क्या चाहिए, अब डच वाला ही भी कह सकता है भैया मेरा 60% है, 59%, उसका 40 से समान क्यों होगा, मेरा ज़्यादा होना चाहिए। तो बात करने के लिए तो कुछ भी हो जाएगा। कुछ विशेष कानूनी तभी बन सकेंगे जब दोनों भाषा के लोग अपना समर्थन देंगे। जैसे वीटो पावर का नाम सुना है कहियो। वीटो पावर में 5 गो है स्थायी सदस्य, पांचों कहेगा हाँ तो हाँ, तब समूह के सांसदों में पक्ष में होगा। इस प्रकार एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर पाएंगे। जब एक तरफा फैसला नहीं होगा तो कोई भी फैसला उल्टा पुल्टा नहीं लिया जाएगा। कोई भी कानून बनेगा तो दोनों पक्ष के लोग यदि सहमति देंगे तभी बनेगा, और दोनों पक्ष के लोगों को मैं समान रख रहा हूँ, तो अच्छी बात है, देश न टूटे। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों में, एक क्षेत्रीय सरकार होगा जो कि राज्य सरकार होगा, एक केंद्र सरकार होगा, है ना। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी। क्या बोला, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगा। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, ब्रुसेल्स राजधानी हो गया पूरा देश का। दोनों समुदाय का वहाँ पर क्या होगा, समान प्रतिनिधित्व होगा। प्रतिनिधित्व का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे बिहार के लिए जो है बनमनखी से चुन के जाता है कृष्ण कुमार ऋषिदेव, तो ये यहाँ का प्रतिनिधित्व हो गया। फ्रेंच भाषी बोलने वाले लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फ्रेंच भाषी तो 80% रहता था ब्रुसेल्स में, लेकिन वो स्वीकार कर लिया कि समान होना चाहिए, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था। तो पहले डचे वाला स्वीकार कर लिया, पहले डचे वाला से न पूछना पड़ता, क्योंकि उस डच वाले की संख्या ज़्यादा था। ये चीज़। बेल्जियम का एक बस्ती का पता यहाँ दिए गए फोटोग्राफ में अंकित है। गौर करें, इस स्थान का नाम और दिशा की जानकारी 2 भाषा फ्रेंच और डच में दी गई है। एक फ्रेंच में है, एक डच में। ये वाला फ्रेंच में है, मोन्टेंग क्या है रे, मोन्टेन्गबर्ग। यह है ग्रैंड प्लेस गोटके मार्केट, जो भी हो।
भला इसका कोई समाधान हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा संविधान वैसी कोई बात नहीं कहता कि कितने समुदाय के कितने मंत्री होंगे। मतलब हमारा जो देश है भारत, इसमें ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि किस जाति के किस धर्म के लोग कितने होंगे। हमारे नेता अपने होशियार है। देखते हैं यहाँ हिंदू का है, हिंदू नेता खड़ा कर दो, यहाँ ब्राह्मण है, पंडित जी सब रहते हैं, पंडित जी खड़ा कर दो, यहाँ यादव जी सब रहते हैं, यादव जी खड़ा करो, चालू पुर्जा अपने हमारे नेता। यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि भाई जो हम इतना हिंदू को देंगे इतना मुस्लिम को देंगे, बहुत चालाक लोग हैं। लेकिन वहाँ पर देश को चलाने के लिए तो हम लोग इस चीज़ से मुक्त हैं, इस लफड़े से। अब कोई आंदोलन भी नहीं करता है भाई हम मुस्लिम हैं, हमको यहाँ से चाहिए, हमको इतना सीट चाहिए, हमको इतना सीट चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, है ना। अब चलो हम लोग आगे आते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकारें भी काम करती है, यानी कि कौन, सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे कि हमने बताया लोकल क्षेत्र में, जैसे हम लोग गांव में करते हैं मुखिया का, वो लोग भी सामुदायिक सरकार चुनते थे। जैसे डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, चाहे जहाँ भी रहते हों सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। जिस क्षेत्र में रहता है सामुदायिक सरकार को चुनता है, यानी कि राज्य के अंदर कौन सी सरकार, सामुदायिक सरकार। यानी वहाँ पर हम लोग 3 सरकार देख लिए, एक हो गया केंद्रीय सरकार जो पूरे देश को चलाएगा, एक हो गया राज्य सरकार जो पूरे राज्य को चलाएगा, एक हो गया सामुदायिक सरकार जो कि अलग अलग भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को चलाएगा, वहाँ के प्रॉब्लमों को लेकर के सामने आएगा, आगे तक पहुँचाएगा। इस सरकार को क्या जिम्मेदारी दी गई, संस्कृति, शिक्षा और भाषा के मसले पर फैसला लेने का अधिकार होगा, है ना। होता है ना सबका, हम बोले ना अभी बांस वाला किस्सा सुना है तुमको, उसका अपना संस्कृति है। ये चीज़ देखता होगा मुस्लिम लोग जो है दफना देता है, उसका अपना संस्कृति है ना। ये कबीर मत वाले भी दफनाते हैं, कबीर मत वाले सत्संग जो करते हैं उजला ड्रेस पहन के, ये लोग भी लाश को दफनाते हैं। हमारे यहाँ जो रिलेशन में एक थे मेहमान जी थे, फूफा लगेंगे हमको, वो भी जब मरे थे तो उसको भी टोपी पूरा जूता मोजा चश्मा वश्मा लगा के सेंट में। देखो दोनों चीज का अपना अपना मायने है, ठीक है। दफनाना है तो ज़्यादा बेटर है ही, लेकिन ईमान कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है, ठीक है। और जलाने से जो है उसका बॉडी से बहुत कुछ निकलता है, हाँ ये चीज़ है। तो अब आपको बताओ कि बेल्जियम मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह व्यवस्था बेहतर सफल रही। अरे भैया सबको तुम अधिकार दोगे ना तो व्यवस्था ऑटोमेटिक सफल ही रहेगा, है कि नहीं। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया। तो जिसको ज़्यादा बुद्धि है बुद्धि से काम ले लिया, लेकिन श्रीलंका यहाँ हार गया। और जहाँ पर अभी तक भी कुछ दिन पहले सुना होगा कि श्रीलंका के संसद भवन पर कब्जा कर लिया पब्लिक, जैसे बांग्लादेश में हुआ उसी तरह श्रीलंका में, उसी तरह से म्यांमार में हुआ, उसी तरह से अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान में ये गृह युद्ध की स्थिति हो गई। बेल्जियम के भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया। अनेक यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला तो ब्रुसेल्स, तो उसका मुख्यालय चुना गया। राजधानी किसको चुना गया, ब्रुसेल्स को। इतना ही नहीं, यदि मान लो ये सिस्टम नहीं होता तो वहां पर क्या होता, 2 टुकड़ों में बट जाता, बटता कि नहीं। जब अनेक यूरोपीय देशों के साथ यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया गया, ब्रुसेल्स का मुख्यालय चुना गया। सब एकदम फ्रेंच के साथ, फ्रेंच बोलने वाला फ्रांस के साथ हो गया होगा, पता है ना। पूरा टीम बन रहा था, सबका राजधानी कहाँ था, ब्रुसेल्स में मीटिंग होता था। तो आपके कहने का मतलब यह है कि सत्ता में हिस्सेदारी में ज़्यादा ताकतवर होते, इस बात में कुछ अजब लगती है, जरा गैर करके सोचिए। इसीलिए यह ताकतवर कोई ना हो, इसीलिए सत्ता में क्या करते हैं हम लोग, बराबर की भागीदारी देते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो संख्या के आधार पर हो, चाहे शासन को अलग अलग टुकड़ों में बांटना हो, टुकड़ा में नहीं बल्कि अलग अलग विभागों में, ताकि काम आसानी से हो पाए। कोई अखबार में पूरे हफ्ते पढ़ फिर युद्धों और लड़ाइयों की खबरों को कतरने जमा करे 5 से 5 छात्रों का, ये कुछ एक्टिविटी है, गोली मारो इसको, आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या यह देश लोकतांत्रिक है, तो बोल सकते हैं हाँ। फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की गई है। तो ये निपटाने की कोशिश किस आधार पर किया जाएगा कि वहाँ के जो नेतृत्व करता है वो कितने होशियार है। बेल्जियम के लोग होशियार निकले तो अपने देश में क्या किए, सत्ता को बराबर में इक्वली कर दिए। अब श्रीलंका वाले सिंगली सोच रहे होंगे कि हम बराबर क्यों करें, हम तो 74% है,
वो लोग तो 18% 18 में आधा तो श्रीलंका ही है, आधा भारतीय है। ये चीज़ हो गया। तो क्या कहता है कि जब तक तुम वहाँ के लोगों को, जहाँ तुम रहते हो वहाँ के क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं का कदर नहीं करोगे। अब मोदी कहेगा कि हम ही हैं जो है, उसको हर व्यक्ति के बारे में समझना होगा, कौन क्या चाहता है, हर एक व्यक्ति की मांगों को पूरा करना होगा, है ना। किसान मर रहा है, यहाँ पर अभी कितना करप्शन बढ़ गया, तुम जाति आय निवास कुछ भी बनाओ, मोटेशन करवाओ, सब जगह पैसा लगता है। तुम व्यवस्था सही नहीं कर रहे हो, तुमको तो पब्लिक तक ना पहुँचना पड़ेगा कि नहीं पहुँचना पड़ेगा, तब तो तुमको मानेगा लोग। खाली बस एकदम मॉडल बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ लोगों को मोबाइल चलाने नहीं आता है। यहाँ जब जो शिक्षक है उसको ठीक से मोबाइल चलाने नहीं आता है, तो आम आदमी को कहाँ से आएगा। कहता है हम डिजिटल कर दिए पूरा, फ़ोन पे गूगल पे पेमेंट कर दिए। अभी बतेबे नहीं करता है गूगल पे कितना फ्रॉड होता है, फ़ोन पे पूरा होता है। तुमको फ़ोन करेगा, सर आपके अकाउंट में 8,000 रुपया जाने वाला है, सो आप एक बार जो ऐसे ऐसे कीजिए, हम प्रोसेस बता देते हैं, खत्म, तुरंत चला जाएगा। तुम सोचोगे ऐसे मूड में किस मूड में हो, तुमको तो पता नहीं। मन हुआ अच्छा कर के देखते किए, पैसा कट गया खाता से। ये सब होता है पूरा फ्रॉड। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास नॉलेज नहीं है। मेरे पास लिंक आया 1499 रुपया आपका कटेगा कार्ड से, हम चेक किए, बोला ऐसा कोई कटने वाला नहीं है, तो हम समझ गए ये फ्रॉड लिंक है। सेम टू सेम स्टेट बैंक से मैसेज आया हुआ था। सारा फ़ोन की रात में 3 बजे हम कस्टमर केयर को, अब वो बोला क्या कि नहीं सर ऐसा कोई मैसेज तो नहीं है सर। जो मतलब अब सोचो कि एक भी लिंक पे मिस्टेक से दबा दिए, कोई भी लिंक पे गलती से भी मत दबाना। बहुत सारा ब्लिंक करते रहता है, ऐसा नहीं कि ट्रैक ये खोल के पता चलेगा मोबाइल गया, मोबाइल का सारा डाटा लीक हो गया। तुम जो देखता होगा कि तुम कहीं के हमारे घर में भी मोबाइल है, स्मार्टफोन पहले से भी था, फोटो लॉक लगा के रखता है, फलना चीज लॉक लगा के रखता है। और वो बेवकूफ़ है, वो जो लॉक लगाते हो ना, जिस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो उसमें अलाउ 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 करना पड़ता है, वो तुम्हारा सारा फोटो एक्सेस कर लेता है। जिसका तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, सारा चीज उतने टोन है, तुम्हारा डाटा ऑन रहेगा, तुम कॉलिंग करो किसी से, वो बात को भी रिकॉर्ड कर लेता है तुमको ब्लैकमेल करने के लिए। अब कोई लड़की का फोटो है, वो AI से क्या किया, उसका सारा कपड़ा हटा दिया, अब उसको कहेगा फोटो भेजेगा, देखो तुम्हारा मेरे पास ये है, ब्लैकमेल करेगा। नहीं तुम हमको सब जो लगा रहा तो उसको सारा चीज पता है, बैकएंड में सारा चीज पता है। तुम वेबसाइट पे हम पासवर्ड क्रिएट करने दे देंगे यूजर ID बनाने के लिए, तुम बनाओगे, मेरे बैकएंड में सारा डाटा है, हम कोड खोलेंगे तुरंत मिल जाएगा हमको। ये चीज होता है, लोग नहीं समझता है, इसलिए लोग अनसिक्योर रूप से जो मन सो वो ऐप डाउनलोड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा प्रॉब्लम होता है। क्या समझे? इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। बच्चे से कुछ समझ में आते नहीं है, हेवर डाल देता है यूट्यूब पे, हेव डाल देता है वहाँ, हेव डाल देता है वहाँ। अभी AI के ज़माना में इतना इंटेलिजेंट हो गया मोबाइल कि वो तुमको हैक कर लेगा मोबाइल। तुम जो भी बात करोगे, मोबाइल खाली नेट ऑन रहना चाहिए, तुम्हारा सारा चीज़ एक्सेस कर लेगा, A to Z चीज़, OTP तक वो पढ़ लेगा तेरे मोबाइल से। इतना अनसिक्योर हो गया। तो कुल मिलाकर के क्या बोला, एकता तभी संभव है जब तुम सत्ता को सही तरीके से चला पाओगे, सत्ता में बंटवारा सही तरीके से करोगे, सबको समान अधिकार दोगे। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, ठीक उल्टा रास्ता हुआ। यानी वो सत्ता का बंटवारा नहीं करना चाहा, वो नहीं चाहा किसी को हम अधिकार दें, तो इसलिए वहां पर क्या हो गया, आंदोलन हुए, लड़ाई हुआ, है ना। अपना अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए कई बार हिंसा हुआ। तमिल का कभी कभी पढ़ना, बड़े हो जाओगे तो लिट्टे नाम का एक आदमी था, खतरनाक गैंगस्टर था, ये सब चीज़ वहाँ हुआ था। अब देखो यहाँ एक कार्टून दिया, बाएं तरफ अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया हुआ है। क्या कहा गया, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक 2 गठबंधन की सरकार थी। ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियों में प्रतिस्पर्धा रही है। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में एक दूसरे को सरकार बनाने के लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। देख जैसे हमारे बिहार में देखता है, नीतीश कुमार को 45 सीट मिला था, ठीक है। बीजेपी को कितना मिला, वही 60-70 के आसपास। 78 सीट मिला था किसको, तो लालू यादव के पार्टी को। एक बार बीजेपी के साथ मिलाया तो सरकार बना लिया 7-4-11, ठीक है। और कुछ पार्टी मिलकर के सरकार बना लिया। बीजेपी से हटा तो इसके साथ मिलकर के सरकार बना लिया। क्यों? क्योंकि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है, क्योंकि 243 सीट है बिहार में, है ना। 243 का आधा कितना होता है, 1, 2 और 2, 122 सीट कम से कम होना चाहिए सरकार बनाने के लिए। क्या 122 सीट था नहीं, तो किसी के पास बहुमत नहीं था, तो ये क्या किया
किसी न किसी के साथ गठबंधन में सरकार बनाएगा। किसमें बनाएगा? गठबंधन में। वही बात था कि जर्मनी के बारे में ये बता रहा है कि जर्मनी में जो था 2 पार्टी थी जिसके पास पूरा बहुमत नहीं था, दोनों पार्टी एक दूसरे का दुश्मन था। वही नीतीश कुमार है ना जो कि बोल रहा था कि हम लालू से जिंदगी भर नहीं मिलेंगे। जब लालू से हट करके बीजेपी में गया तो कह रहा था लालू से नहीं मिलेंगे। अब जब लालू में घुसा तो बीजेपी वाले के बारे में बोला था मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं मिलेंगे। लेकिन नेता तो नेता होता है, सरकार बनाने के लिए वो क्या किया, किसी भी व्यक्ति के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो उसी तरह से जर्मनी में यहाँ बताया गया, एक देखो शासन हुआ, ये पूरा जो गाड़ी का चित्र बनाया हुआ है, इस गाड़ी के द्वारा जो है एक बेहतर उदाहरण दिया है तुमको कि यहाँ पर 2 ड्राइविंग सीट है कि नहीं। सरकार एक के गो है लेकिन उसको चलाने के लिए 2 ड्राइवर है। अब ये वाला ड्राइवर कहेगा गाड़ी को हम इधर ले जाएंगे, इधर हैंडल घुमाएगा। ये वाला ड्राइवर कहेगा हम इधर ले जाएंगे गाड़ी को। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी काम हो ही नहीं पाएगा, है ना। ये चीज़ें है। तो जब भी गठबंधन का सरकार होता है तो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मोदी का देख लो, पहला और दूसरा शासन में अपने बहुमत पे 300 प्लस था और इस बार अपने बहुमत पे 300 प्लस अबे नहीं किया। नहीं आया तो उसका दम जा रहा है, आ रहा है, क्योंकि सब विरोध करने लगता है, कुछ ना कुछ बोलने लगता है। हाँ, अभी भी वही हाल है। तो गठबंधन का सरकार है मोदी का, तो काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। सन 2005 के चुनाव में दोनों, ये जो भी कहानी था, मान लो ये गठबंधन की सरकार थी। थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये घातक होता है। बहुसंख्यों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यों के लिए बर्बादी का भी कारण हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि घमंड करता है ना ज़्यादा, तो घमंड टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। वही जापान था, जापान को इतना घमंड था कि हमसे बड़ा ताकतवर तो कोई है नहीं, तहलका मचा दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। और अंतिम में क्या हश्र हो गया, ऐसा हश्र हो गया कि पूरा पूरा बर्बाद हो गया। यही चीज़ है। तो बहुसंख्यक तो सोचता है कि अल्पसंख्यक को सताता है, जो कम जाति का समूह है उसको सताता है। जैसे लोग कहता है केस कर देंगे, केस करना, किसी को मार देना या कुछ भी करना कितना आसान है। उसके बाद जो परेशानी होती है तो बहुसंख्यक का भी नाक में दम कर देता है कि नहीं। पूरा का पूरा लाइफ चौपट हो जाता है। ये चीज़ें तो यही है। सत्ता का बंटवारा यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का के लिए ठीक नहीं है। अब देखो कुछ बातें यहाँ लिखी गई, इसको समझते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अभी तक तो पढ़े सत्ता की साझेदारी क्या होता है, समझ गए, कैसे उसको अलग अलग भागों में बांट करके काम को आसान बनाते हैं, है ना। कैसे जो है, इतना ही नहीं कि सिर्फ शासन व्यवस्था को बांटते, जाति के अलग अलग जाति के लोग रहते सबको मौका देते हैं ताकि कहीं से भी कोई सवाल ना आए, है ना, और सबको संतुष्टि रहे। ये बात है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में तर्क दिए, जैसे कि हमारे यहाँ कभी कभी दरवाजा नीप देती है ना, उसको 150 रुपया दे देते हैं, तो उसके मन में भी लगता है चलो कुछ तो आ रहा है ना। अब उसको नहीं देंगे, जबरदस्ती काम करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, मनमुटाव हो जाएगा, है कि नहीं। वो मनमुटाव नहीं होना चाहिए, यानी बीच में ये धागा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बताया कि पहला सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में अंदेशा, टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या आरक्षण व्यवस्था है, तुम देखता होगा जाति आय निवास हम लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को आरक्षण दिया है, मौका दिया है ना। जो जनरल व्यक्ति होता है उसको नहीं बनाने की जरूरत होती है, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, वो लोग। अब बोलोगे उसमें शुरू से ही लोग शिक्षित है ना, वो लोग जल्दी से, वो लोग IAS IPS में बढ़िया बढ़िया रैंक लाता है। हम लोग में पिछड़ा हुआ लोग है, अशिक्षित लोग ज़्यादा है। सरकार इसलिए क्या किया, जो संविधान बनाया वो हम लोगों को आरक्षण दिया, भैया तुमको कम नंबर में हम ले रहे हैं, तुम भी शिक्षित हो जाओ, तुम भी नौकरी करो, तुम भी आगे बढ़ो। तो वो क्या कर रहा है, ताकि देश का व्यवस्था सही तरीके से चले, हमको भी मौका दे रहा है। नहीं तो हम तो गरीब का गरीब ही रह जाएंगे, है कि नहीं। आज हमारे घर में 5-5 नौकरी हो गया है, आरक्षण मिला तो उसका भी फायदा हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, वहाँ भी आरक्षण उत्तम जैसे था, उसको बहुत कम नंबर में हो गया था, तो आरक्षण का फायदा हुआ। वो लोग SC था। उसके बाद मेरा एक दोस्त और है, और उसकी पत्नी को हुआ है, उसको भी हुआ है बैंक में। किसके कारण, तो SC ST होने के कारण। तो कारण क्या है ये कि आरक्षण। तो आरक्षण से जो है हम लोग को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए मौका दिया है। नहीं तो क्या होता, हम ही लोग में 2-4 को पढ़ल लिखल लोग होता, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता, भैया हम लोग को भी अधिकार चाहिए। नहीं तो देखता होगा अभी मोदी सरकार में बड़े बड़े पद पर जो है बड़े बड़े अधिकारी जो है ऊंचे ऊंचे जाति के हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई पांडे जी है। तो वो फॉरवर्ड लोग, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो होते हैं, सबको मौका न देना होगा तब ना सब आगे बढ़ेगा, सब ना अपने हिसाब से काम करेगा। ये चीज़ें तो क्या होता है, सामाजिक टकराव बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है। और हमारे बच्चे आजकल जानेंगे ये घटनाएं कहाँ कहाँ हुई है, बांग्लादेश, कहाँ कहाँ म्यांमार, कहाँ श्रीलंका, पाकिस्तान में
उसको सरकार से हटा दिया था ना, किसको? नहीं नहीं नहीं, खिलाड़ी जो था इमरान खान, हाँ उसको जेल में बंद कर दिया, इतना पॉलिटिक्स खेला। ये चीज अस्थायित्व के लिए अच्छा होता है, मतलब क्या कि सबको हिस्सा यदि देते हैं, जगह देते हैं, मौका देते हैं, अधिकार देते हैं, तो क्या होता है, व्यवस्था स्थिर रहता है, व्यवस्था मजबूत रहता है। क्या समझे? ताकि देश कभी भी ना टूटे। बात तो समझ में आ गया होगा। इसीलिए कहता है कि बहुसंख्यक भले अल्पसंख्यक के लिए नुकसानदायक होता है। जैसे बड़ा, जिसका जाति ज़्यादा संख्या है, तुम्हारा जाति की ज़्यादा संख्या है, कोई कम जनसंख्या वाला है, उसको तुम नुकसान पहुंचाओगे, फिर फंसोगे तो तुम। उदाहरण के लिए देख लो, वो 2 ही घर था जो मरा, आज क्या है, उसके पीछे सब परेशान है, केस करो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारी बात। ऐसा नहीं कि जो बहुसंख्यक है वो परेशान नहीं होता है। तो ये हो गया तुम्हारा सत्ता का बंटवारा। और इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, कहीं ज़्यादा कहीं गहरी, बहुत सारी बातें हैं। कहानी को इस तरह से ख़त्म करते हैं हम लोग। थोड़ा जब आगे बढ़ोगे, इनमें से एक युक्ति परक, दूसरा नैतिक तर्क कह सकते हैं, 2 तरह से। एक हो गया नैतिक, एक हो गया युक्ति परक। यानी कि कोई भी काम को जब तक तुम समझदारी से नहीं करोगे, वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलो आगे। यहाँ कुछ एक स्टोरी दिया हुआ है, स्टोरी पढ़ सकते हो तुम। क्या हुआ, सोनू को नींद आ रहा है?